अस्सलाम, दिस इज़ मी आमना। वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ सेहत और ज़िंदगी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेट लॉस एंड बेरिएट्रिक सर्जरी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अब्बास, जो कि वेट लॉस एंड बेरिएट्रिक सर्जन है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि उस टॉपिक पे आज हम बात करें जो एक रियल पेंडेमिक है और कोई घर ऐसा नहीं है कि जो इस बीमारी में मुब्तला ना हो। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जी बहुत, मैं तकरीबन 18 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है और मैं फ़ेलो हूँ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन का। मैं फ़ेलो हूँ अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी और फ़ेलो हूँ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। आप कह सकते हैं अबाउट 2 decades एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी इन मिडल ईस्ट और साथ ही पाकिस्तान में, और कह सकते हैं मोर देन 1 decade एक्सपीरियंस ऑफ एज आ मास्टर ट्रेनर इन डिफरेंट कंट्रीज़। हम जाके जो सेम ये एडवांस लेप्रोस्कोपी और ये जाके सिखाते हैं और ये मेरे लिए एक ऑनर है कि खुद SRC जो हमारी एक वर्ल्ड की एक समझो जो स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं और एक्रीडिटेशन करते हैं और वो एक ही है अमेरिका की, और उनके एक्रीडिटेशन के मुताबिक मास्टर सर्जन का जो मुझे उन्होंने ये टैग लगाया हुआ है, तो ये मेरे लिए ऑनर है। और उन्हीं की तरफ से मैं सर्जन ऑफ एक्सीलेंस भी अमेरिकन की तरफ से हूँ, जो एक SRC का उनका एक पूरी दुनिया में यही एक वो अथॉरिटी है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी देते हैं और सर्जन ऑफ एक्सीलेंस यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कोशिश है कि एक क्लिनिकली और एकेडमिकली हम इस जो एक सब्जेक्ट है इसको प्रमोट करें। अच्छा सर, बताइएगा सर, वेट लॉस सर्जरी या बेरिएट्रिक सर्जरी से हम कहते हैं कि वो ठीक है? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट लॉस सर्जरी लाइपोसक्शन नहीं है, क्योंकि अक्सर ये लोग ये समझते हैं, ये मिक्स कर देते हैं, या ये टमी टक नहीं है, वो एक कॉस्मेटिक है। मैं पहले इसलिए बता दिया कि शुरू से मैं बता दूं, ये हम टाइनी होल से हम इसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या कैमरे की सर्जरी। हम टाइनी होल से स्टमक के साइज़ को छोटा करते हैं, ठीक है, और उसकी फिर आगे कई किस्में हैं कि जो हम एक डिटेल्स उस पर बात कर सकते हैं कि जो पेशेंट की इंडिकेशन और उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं और ऑपरेट करते हैं। सही। अच्छा सर, जैसे कोई ओबेस पर्सन आपके पास आता है तो आप किस तरह से बताएंगे, कैसे डिफाइन करते हैं? क्या सबको ज़रूरत पड़ती है बेरिएट्रिक सर्जरी की, या कुछ टाइप्स होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख के आप सजेस्ट करें? देखिए, ये बहुत फिर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है। और होता क्या है कि जिसका भी थोड़ा सा, स्पेशली क्योंकि मेरा दुबई में मेन प्रैक्टिस है, तो वहाँ थोड़ी सी भी वो फैट आ जाए, स्पेशली यंग गर्ल्स, तो बस जस्ट रश टू बेरिएट्रिक सर्जन कि आप जी बताइए। देखिए, नहीं, इस तरह नहीं है। हम BMI जो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो 18 to 20 ये एक नॉर्मल है, 18 to 25, फिर 25 to 30 ये ओवरवेट है, 30 to 35 क्लास 1 ओबेसिटी है, 35 to 40 क्लास 2 ओबेसिटी है, 40 प्लस मोरबिड ओबेसिटी। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ये है कि जब 40 प्लस BMI विदाउट एनी कोमोर्बिडिटी तब हम कर सकते हैं, इनको उससे और बीमारी ना हो। अच्छा, वो फिर 20 किस्म की बीमारियां हाईलाइट की गई हैं कि उनके टॉप पे फिर डायबिटीज़ है। अच्छा, फिर उसके साथ हाइपरटेंशन जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके साथ हाइपरलिपिडीमिया यानी खून में चर्बी। अच्छा, नी पेन, बैक पेन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस किस्म की 20 कोमोर्बिड, अगर वो साथ हो तो हम 30 BMI भी हो। जस्ट इमेजिन एक पेशेंट है, उसकी BMI 30 है और उसको शुगर भी है यानी डायबिटीज़ है, उसको BP भी हाई है, चर्बी भी है, नी पेन, बैक पेन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बंदा खुद अच्छा अपने आप को नहीं फील कर रहा, वो जो चाह रहा है वो पहन नहीं सक रहा, वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सोसाइटी से, या उसको कोई भी कह दे, अनफॉर्चुनेटली होता है जब भी एक गैदरिंग हो तो कोई ना कोई कह देगा कि आप तो थोड़ा वो चब्बी लग रहे हैं या इस तरह, तो आदमी खुद सोचता अच्छा मुझे क्या हो गया है, या अपनी पुरानी कोई पिक्स देख के तो थोड़ा, तो वो क्या होता है आदमी डिप्रेशन। अच्छा, जब डिप्रेशन आती है आदमी ज़्यादा, उसे कहते हैं बुलीमिया, यानी वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में,
आइसोलेट होना, इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब ये सिचुएशन हो तो तब BMI 30+ में भी हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यू कैन गो फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर कोई आप मतलब किसी कैंडिडेट को, किसी पेशेंट को आप अगर सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह से इंसेस करते हैं इससे और कि कौन सी सर्जरी बनने के लिए बेहतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, यकीन करें। देखिए असल एक वही जो हम बात हमेशा मैं कहता हूँ कि जब तक आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं होगा, जब तक आपकी MDT नहीं होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम नहीं होगी, यू कैन नॉट अचीव बेस्ट टारगेट। हर पेशेंट की हर किस्म की सर्जरी हमारी प्रॉपर MDT होनी चाहिए। उसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, उसमें हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है। फिर हम देख के सजेस्ट करते हैं। अगर एक पेशेंट है, जस्ट इमेजिन BMI तो उसकी है, लेकिन अब उसको सिम्टम है GERD की, उसको रिफ्लक्स की तो कौन सी सर्जरी करे? पेशेंट है, एज ज़्यादा है, अच्छा अब फीमेल पेशेंट है, मेनोपॉज है, अब कौन सी करें? उसके मुताबिक फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने इसके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करनी है, हमने गैस्ट्रिक बाईपास करना है। फिर गैस्ट्रिक बाईपास में कई किस्मों के गैस्ट्रिक बाईपास हैं, तब जाके हम प्रॉपर MDT, हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, वो सिलेक्ट करती है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी सही सर्जरी हो। आप बता रहे हैं क्या ये भी टाइप्स होती है बैरिएट्रिक सर्जरी भी या और? देखिए जो हम मेन 2 किस्म की हमारी टाइप्स है, एक को हम रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं, एक को हम कहते हैं हाइपो एब्जॉर्प्टिव। यानी और जो रेस्ट्रिक्टिव में टॉप पे, रेस्ट्रिक्टिव में भी काफ़ी सारी, लेकिन टॉप पे स्लिम गैस्ट्रेक्टोमी है, उसमें अबाउट 80% स्टोमिक के हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं, 70 to 80% रिमूव हो जाता है, जो एक इरिवर्सिबल, यानी हम उसे निकाल लेते हैं हिस्से को। इसे हम कहते हैं स्लिम गैस्ट्रेक्टोमी। उसके अपनी इंडिकेशन एक है गैस्ट्रिक बाईपासेस। गैस्ट्रिक बाईपास में रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास वो एक ख़ास टाइप होती है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स हमारे जिनका BMI डिपेंड्स ऑन द BMI एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो हम उसे सासी बाईपास कहते हैं कि सिंगल अनास्टोमोसिस आइलियल बाईपास या जेजनल बाईपास। फिर सादी एक बाईपास है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट सिचुएशन। फिर हम जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी किस पेशेंट के लिए ठीक है। अच्छा सर, जैसे सर्जरी बेनिफिशियल है जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्या अगर कोई सर्जरी हो जाती है, बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाती है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी तो होती होंगी, तो क्या ऐसा है कि जिसकी भी कॉम्प्लिकेशन भी होती है आफ्टर सर्जरी? देखिए ये फिर वही एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेशन ये हो ही नहीं सकता कि ना हो, अगर उस टाइम नहीं कि आप सर्जरी ना करे, ठीक है ना, तब है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है अगर आपकी पेशेंट सिलेक्शन ठीक हो, अगर आपकी एक्सपर्टाइज जो सर्जन जो कर रहा है वो वॉक-इन सर्जन ऑफ एक्सीलेंस है, और उससे एक स्टेप आगे आपका सेंटर, अगर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, आपके पास टर्शरी वो पूरा सेटअप है, और आपकी टीम। देखिए मैं अब मसलन अगर हम अपने सेंटर की बात करें, एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो G8 मरकज़ में है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, और मैं हमेशा अपने इसमें क्या ऐसे नहीं कहता मैं, यह एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर वेट लॉस सर्जरी। तो मेरे पास जो लेप्रोस्कोप है वो 4K है, ठीक है। मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जन हूँ, ठीक है, जब भी हम एक सर्जरी, मेरे पास जब एक 4K, तो हम सर्जन आपस में कहते हैं जस्ट फॉर इन अ लाइट मोड आई कैन सी RBC, ठीक है ना। तो जब मैं इस लेवल का मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, इस लेवल की होगी, और मेरे पास एक्सपर्टाइज टीम होगी, तो मेरे पास जस्ट जब डॉक्टर राबिया मेरे साथ हो, वो मुझे असिस्ट कर रही होती है, मेरी और टीम साथ मेरे होती है, तो देखिए एक मेरे पास साथ एक सर्जन मुझे असिस्ट कर रही होती है, शी इज़ आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो हम फिर एक जब टीम बन जाती है, उसको ये भी पता होता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है जो मेरी, तो वो एक स्मूथली सारी वो सर्जरी हो रही होती है। उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन के चांस कम हो जाते हैं, हम ज़ीरो नहीं कह सकते, लेकिन कम हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में कुछ बताएं, जो हो जाता है इसके बाद फिर कुछ क्या उन लोगों को प्रिवेंटिव्स लेनी चाहिए, क्या केयर होनी चाहिए जो उन लोगों पर? देखिए पोस्ट ऑपरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये इट इज़ नॉट अ जनरल सर्जरी। जस्ट इमेजिन अ पेशेंट विद BMI 60+, 200 kg, ऑलरेडी वो लोग जो होते हैं बड़े एक फ्रेजाइल और रिस्की होते हैं। उसका फिर एनेस्थीसिया का बड़ा रोल है, ये मस्ट हाईलाइट करूँ, और डॉक्टर फैसल ही इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि इनकी ओवरऑल इंटुबेशन बड़ी यानी डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होती है। पेशेंट के शॉर्ट नेक है, सेंट्रल ओबीस है, उनको वो मेंटेन रखना, डोज थ्रू आउट ड्यूरिंग सर्जरी, पेशेंट जो है वो एक स्मूथली उसका
ये सारा एक टीम, हमें बड़ी केयर करनी होती है। अब क्योंकि स्लीप एपनिया इनमें होता है तो एनेस्थेसिया का बड़ा रोल है, कौन सी मेडिसिन दे। तो वो कोशिश हमारी ये होती है कि इनको ऐसी मेडिसिन हम ना दें, वो ऐसे इंजेक्शन ना दें जिसकी वजह से बाद में इनका कोई सांस का मसला हो। तो ये सारा एक, फिर जो हमारी टीम जो एक सर्जिकल वार्ड की टीम है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है पेशेंट आईसीयू ना जाए, ये सिंपल वार्ड में और वीआईपी रूम्स में जाते हैं। हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे एसआर्स, हमारे वो अलर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि इस पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पायरोमेट्री हम इन्हें देते हैं अर्ली, हम इनको क्लियर लिक्विड शुरू कर देते हैं। यानी ये वो चीज़ें जो अर्ली जितना जल्दी हम करें। फिर साथ ही हमारे पास जो एक न्यूमेटिक स्टॉकिंग्स है, तो वो ताकि इनको एम्बोलाई का इशू ना हो। यानी एक सारा एक कंबाइन एक स्ट्रगल होती है ताकि पेशेंट एज सोन एज पॉसिबल अपने पैरों पे खड़ा हो और उस बच्चे उस अर्ली कॉम्प्लिकेशन से, सर्जरी से पहले हम कुछ चीज़ें लेते हैं। जिस तरह अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट है, थोड़ा वेट रिडक्शन कराते हैं, सर्जरी ईजी हो। अगर वो ब्लड थिनर, क्योंकि अक्सर इनमें को अगर कार्डियक इशू है, वो हमने कट ऑफ करना होता है। यानी ये सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं ताकि उस कॉम्प्लिकेशन से हमें बचा जा सके। अच्छा सर, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इनसे पूछा जाता है कि क्या सर्जरी के बाद दोबारा से वेट गेन होना, मतलब उससे कितने % चांसेस हो सकते हैं कि आफ्टर सर्जरी आप दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर हो? देखिए, ये एक ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरियल है और एक लंबी लिस्ट है इसमें, और रियली एक चैलेंज है। इसमें जेनेटिक्स है, इसमें आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है एंड मैनी थिंग्स। हम एज ए सर्जन एक लेवल तक सपोर्ट करते हैं। पेशेंट का बड़ा रोल है कि अगर वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दे, वो कार्ब्स लेना शुरू कर दे, वो फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कब देखें, फिर पेशेंट सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, किस किस्म की सर्जरी। अब पेशेंट है, फ़र्ज़ करें मैं एक मिसाल देता हूँ कि ग्रेजर है, सारा दिन खा रहा है, या वो स्वीट लवर है, अगर मैं उसके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करूँगा तो वेट गेन करेगा। पहली तो बात है उसका इनसफिशिएंट वेट लॉस होगा, क्योंकि बिकॉज दैट पेशेंट इज़ नॉट गुड कैंडिडेट फॉर स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। तो हमें पेशेंट सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देखें सिर्फ एक 4 स्टेपलर लगाने नहीं होते। अगर आप सही पेशेंट की सिलेक्शन नहीं करेंगे और उसके लिए वो सर्जरी करेंगे जो उसके लिए बेहतर नहीं थी, तो वेट गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर पेशेंट फॉलो सही नहीं करे अपनी उन इंस्ट्रक्शन को, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो तब भी ये मसला हो। अच्छा सर, बताइएगा इस तरह के पेशेंट्स को क्या कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए आमना जी, जो हमारा ये बैरिएट्रिक सर्जरी का पेशेंट है या वेट लॉस की सर्जरी के बाद डेफिनेट उनको जब तक हम एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि हमने वेरिएशन की होती है एनाटॉमिकल, उनके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को चेंजेस लाते हैं, अनास्टोमोसिस होता है और वो एक प्रोसेस है पूरा। अच्छा, उसमें हमारा जो पहले 2 वीक्स है हम क्लियर लिक्विड देते हैं, फिर सेकंड 2 वीक्स हम उनको सॉफ्ट डाइट देते हैं। आफ्टर 1 मंथ दे कैन टेक रेगुलर डाइट, बट इन स्मॉल अमाउंट दे मस्ट च्यू द डाइट। ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि आपको कार्ब्स कितनी लेनी है, प्रोटीन कितना उसका होना चाहिए, फैट, ये हमारा पूरा न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि देखिए टीम वर्क है। उसके बाद भी हम फॉलो करते हैं पेशेंट्स को। हमने प्रोटीन को देखना होता है, हमने सप्लीमेंट्स इनको देते हैं, क्योंकि देखिए उस तरह अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कहीं उनको कैल्शियम का इशू ना हो, विटामिन डी का इशू ना हो, विटामिन B12 का इशू ना हो, विटामिन B1 का ना हो, आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। तो प्रॉपर तरीके से इन पेशेंट्स को डाइट के साथ साथ हमने इनको सप्लीमेंट्स भी देने होते हैं, और साथ ही हम उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक अप्रिशिएट करते हैं कि उनको इस तरफ आना चाहिए। सर, लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या आप इनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है या वो रिटेन रख सकते हैं? देखिए, असल सारी फिर का स्टोरी आती लाइफस्टाइल पे है। यानी शुरू ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होती है और आती ही हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है। जब तक वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं आएंगे, जब तक वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल को, वो टारगेट अचीव हो ही नहीं सकता। यानी हम एक पेशेंट को मजबूर, होता क्या है असल में, वो बेचारे भी एक बंदा जब 200 kg है, अब वो बेड राइडन हो रहा है, वो उसकी वो मोबिलाइजेशन वो नहीं है, ठीक है, तो वो नी पेन है, बैक पेन है, उसका दिल चाहता है वो वॉक करे, नहीं हो पा रही होती, तो हम इस सर्जरी के बाद उनको असिस्ट करते हैं, एक किस्म का उनकी हेल्प करते हैं टू गो टू हेल्दी लाइफस्टाइल।
तो उसमें डेफिनेट जब वो वेट लॉस करते हैं हम कहते हैं स्विमिंग वॉक दैट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को उनको हम कहते हैं कि आपको वॉक करना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स डेली और स्विम करें आप, तो उससे क्या होगा कि उनके मसल्स वीक नहीं हो। अदरवाइज़ क्या होता है अगर हम ये सर्जरी कर दें, फैट जब लूज़ हो रही थी कि जिसने होना है साथ मसल्स भी वीक हो जाते हैं, तो हम उन्हें डेफिनेट कहते हैं कि डाइट कि हेल्दी डाइट और साथ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी आप लोग सर्जरी का एक रोल है, फिर आप लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल कहता कि हम उस टारगेट को अचीव करें फिर उसको मेंटेन करें, तो बैलेंस रखें, तो डेफिनेट ये होता है। और क्योंकि हम एक बड़ी एक हमारी क्लोज एक पेशेंट्स के साथ फॉलो अप होती है, दे आर नॉट जस्ट लाइक अ जनरल सर्जरी, एक लाइफ लॉन्ग एक फॉलो अप होती है, तो हम अप्रिशिएट करते रहते हैं। हम रूटीन बेसिस पे पब्लिक अवेयरनेस सेशन रखते हैं, हमारे जो पेशेंट जिनकी सर्जरी हो गई है जिनकी होनी उनको बुलाते हैं उनसे, तो ये सिलसिला हमारा रहता है और ताकि लॉन्ग टाइम हम वो रिजल्ट्स ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा टॉपिक को इलाबरेट किया आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी सीरीज़ में हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे अपनी ऑडियंस से। तब तक के लिए अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, ये मेरे लिए आनर है और कि मैं एक ऐसे सेंटर में हूँ इस्लामाबाद में, मैं G8 मरकज़ में एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो रियली एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है एंड गोइंग टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेट लॉस सर्जरी। खुद जब मेरे पेशेंट आते हैं डेफिनेट या दुबई से आते हैं, UK से आते हैं, US से, क्योंकि यहाँ कास्ट इफ़ेक्टिव है, उनकी जो फीडबैक मुझे मिल रही है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ भी बता दूँ कि येस्टरडे हमने यानी 2 दिन पहले हमने अपना 50th यानी 50वीं हमने यहाँ बैरिएट्रिक सर्जरी की, दैट वाज अ सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन ये मेरे लिए एक ऑनर है और एक सेफ सर्जरी है इन सेफ हैंड्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो मच थैंक्स जी। थैंक यू सो थैंक यू जी। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।